नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत को लेकर के कि संस्कृत की यूनिट नंबर जो 3 है उसमें शिक्षण की विधियां दी गई हैं साथियों। और इन शिक्षण विधियों को आप लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि सर आप हिंदी के बजाय संस्कृत में ही अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और संस्कृत में ही आपको लिखना पड़ेगा। भाई एग्ज़ाम के अंदर कॉपी में संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन बेस्ड भाषा शैली में पूछा जा रहा है आपको उसी भाषा शैली में उसका आंसर देना है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आने वाले समय में आपको रीड के लिए क्लासें भी चलेंगी, चिंता मत कीजिए इसी चैनल पर। और आइए आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में हम बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एक न्यूज़ और मैं आपको बता दूँ। न्यूज़ सिर्फ यही है कि हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर 20 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो आप लोग उनको ज्वाइन कर लो। और 20 मॉडल पेपर में से आपसे प्रश्न खूब सारे आएंगे और आपके आराम से 65 से 70% बन जाएगी। जिन विद्यार्थियों को डर है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आंसर साथ में लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है पूरा का पूरा। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा शिक्षण की विधियाँ, उपागम, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दंडन व पद्धत्या पद्धस्य खाली स्थान आएगा। क्या आएगा इसमें कि अवगंतुम शब्दान क्रम से दंडवत व्यवस्थानापन भवति। तो यहाँ पे आएगा आपका अर्थम। क्या आएगा खाली स्थान में? अर्थम आएगा कि दंडन व पद्धति के अंदर पद्य का अर्थ जाना जाता है किसके अंतर्गत? शब्दों के क्रम के दंडवत की व्यवस्था के अनुसार होता है। तो इसमें आएगा आपका अर्थम। अगला जो अपना क्वेश्चन है इसमें आपको ग्रामर भी पूछी जाएगी कि राम विद्यालयम गच्छति। इसमें क्रिया क्या है भाई? तो क्रिया हो गई जाना। क्या हो गई? गच्छति, इसमें क्रिया हो चुकी है। नेक्स्ट है महेश्वरी महेश्वरस्य ढक्कात, यानी डमरू से महेश जी के डमरू से जिन सूत्रों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे चतुर्दश। कितनी है? 14 है उनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है अस्मभ्यम विद्या ददाति। अब इसके आगे क्या आएगा? ठीक है, अस्मभ्यम विद्या ददाति। तो हमारी जो विद्या है वो क्या देती है? विनय देती है। आपने सुना होगा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम। तो इसमें क्या आएगा भाई? विनयम आएगा। स्वर अनुरूपम शिक्षण कौशलस्य भवति। स्वरूप स्वरों के अनुरूप शिक्षण कौशल क्या, किस शिक्षण कौशल का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपका डी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के सिद्धांत कौन से हैं? तो भैया प्रत्यक्ष विधि जो है हमारी, वो हमारी आगमन प्रणाली शिक्षण विधि है। आगमन प्रणायाला शिक्षणम। पाठशाला विधि रस्ती। पाठशाला विधि कैसी है भाई? परंपरागत है, नवीन है, या फिर नवीना है, उपागम है? तो वो विधि हमारी पारंपरिक विधि। कौन सी? पाठशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर से को विधि रस्ती। रामकृष्ण गोपाल ने भंडारकर विधि को क्या नाम दिया था? तो उसका एक नाम है, याद रखना आप लोग, व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। संस्कृत शिक्षण से, संस्कृत शिक्षण के अभिनव विधि रस्ती। संस्कृत शिक्षण के अभिनव कौन से हैं? तो याद रखना भाषानुवाद विधि है वो। अब पारंपरिक विधि कौन सी है? इसमें से पारंपरिक विधि है हमारी पाठ्यपुस्तक विधि। ठीक है, उसके बाद व्याकरण शिक्षण सर्वाधिका समीचीना विधि रस्ती। व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक जो विधि का उपयोग किया जाता है वो है हमारी आगमन निगमन विधि। ठीक है, उसके बाद आपको हर्वर्ट के पंचपद जो है ना साथियों, वो पंचपदीय प्रणाली हर्वर्ट महोदय की, उसको जरूर याद रखना है। और इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हर्वर्ट पंचपदेषु नास्ति। हर्वर्ट के पंचपदों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मूल्यांकन नहीं है। और आगे हम 5 इसके स्टेप भी पढ़ेंगे हर्वर्ट विधि के, जैसे प्रस्तावना है, विषय स्थानापन्न है, ठीक है ना, इन सबको आगे हम पढ़ेंगे। सामान्यीकरण है, प्रयोग है, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं भाषा का मूल तत्व कौन सा है? भाषा या मूल तत्वम किम अस्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा भाई, ठीक है ना, वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रत्येक वर्णस्य उच्चारण स्थानम केन निर्धारितम। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान किसने निर्धारित किया था? तो आंसर क्या होगा आपका? पाणिनि ने किया था, पाणिनिना। ठीक है, उसके बाद उच्चारण अवधि दृष्टया प्रत्येकम स्वरम कतिधा।
उच्चारण अवधि की दृष्टि से प्रत्येक स्वर कितना होता है? ठीक है, तो भाई त्रिधा कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आयोगवाह जो वर्ण है वो कितने हैं? तो आयोगवाह वर्ण हमारे पंच हैं। कितने हैं? 5, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए, ए वर्गीय व्यंजन, ए वर्गीय व्यंजन कितने हैं भैया? याद रखना है आपको, 8 है। ए वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 8। और वर्गीय व्यंजन कितने हैं कुल मिला के? याद रखेंगे आप लोग, बताइए जल्दी से कितने हैं? ए वर्गीय व्यंजन 25 हैं। कैसे लेकर के हमारे और आगे तक, कै वर्ग है, च वर्ग है, टे वर्ग है, ठीक है ना, ये सब हमारे क्या हैं? वर्गीय व्यंजन है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधि कौन नहीं है? व्याकरण शिक्षण से विधिर्नास्ति, तो कौन सी है? नहीं है साथियों, इसमें खंडान्वय विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त जो विधि नहीं है वो खंडान्वय विधि नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जिव्या मूल वर्ण अस्ति, जिव्या मूलीय जो वर्ण है वो कौन सा है हमारा? ये वाला है। 2 वर्ण है हमारे जिव्या मूलीय, एक तो ये वाला और दूसरा है हमारा कै, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर ये क्रम जरूर याद रखना है। शुद्ध भाषा की प्रवृत्ति से क्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद वर्णों से लिपि का निर्माण हुआ, उसमें फिर शब्द आते हैं, शब्दों से पद का निर्माण हुआ और पदों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे देखिए, संस्कृत शिक्षण से विधि कति भवन्ति। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ 2 प्रकार की होती है। संस्कृत शिक्षण से विधियाँ द्वभागयो विभक्तुम शक्यते, 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन सी? पहली है पारंपरिक विधि और दूसरी है आधुनिक विधि। दोनों को आप याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि संस्कृत की शिक्षण विधियों में जो पारंपरिक विधि है हमारी, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक विधि 3 है साथियों, आपको याद रखना है। पहली है व्याकरण विधि, दूसरी है भंडारकर विधि और तीसरी है पाठ्यपुस्तक विधि। ठीक है ना। और अगर आधुनिक विधियों की बात करें, आधुनिक विधियों में हमारे यहाँ पर 4 प्रसिद्ध नाम आते हैं और ये हमारी आधुनिक 4 विधियाँ हैं और इन्हीं विधियों के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। पहली है हमारी भाषा अनुवाद विधि, दूसरी है हमारी पद्य शिक्षण के लिए स्वीकार की जाने वाली, पद्य शिक्षण में कौन सी काम आती है भाई? दंडान्वय खंडान्वय विधि। और उसके बाद व्याकरण शिक्षण में कौन सी आती है? आगमन निगमन विधि। और हमारी चौथे नंबर की आधुनिक विधि है हर्वर्ट विधि, जिसके हम 5 पदों को यहीं पे पढ़ लेते हैं। हर्वर्ट विधि के अंदर 5 पद ये वाले हैं, आगे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रस्तावना है पहला पद, ये रीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है विषय स्थानापन्न, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण और 5वां है प्रयोग। तो ये 5 पद हर्वर्ट के हैं, आप अभी से ही याद रख लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कितने हैं? तो 4 है जो आपको याद रखने हैं। भाषा शिक्षण से 4 कौशलानि सन्ति, जैसे श्रवणम, वाचनम, लेखनम, पठनम च। तो श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, व्याकरण विधिनाम केषां ग्रंथानाम अध्ययनम भवति। तो व्याकरण विधि को कौन से ग्रंथ के अंदर अध्ययन किया जाता है? तो वो ग्रंथों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ जो पहले चलते थे। तो पहला है अष्टाध्यायी, उसके बाद सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य इत्यादि व्याकरण ग्रंथनाम सह कालिदास के द्वारा भी लिखे गए। भाष्य, ये सब ग्रंथ हैं, ध्यान रखना आप लोग। माघ इत्यादि कवीनाम काव्यानाम च अध्यापनम भवति इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए, भंडारकर विधि अन्वेषणम केन कृतम। भंडारकर विधि की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो याद रखना किसने की थी? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय ने। ठीक है। अश्य विधि अन्वेषणम श्रीमत रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय न कृतम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भंडारकर विधि की एक विशेषता भी आपको याद रखनी है कि अयम विधि, यह विधि भाषा वर्गीकृत तस्या सरलतम प्रस्तुतिकरणम करोति। यह विधि जो है हर चीज़ को सरल से कठिन की ओर प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट अपना आता है, देखिए, नेक्स्ट है कि हर्वर्ट के 5 पद जो है साथियों, ये हर्वर्ट के 5 पद है। ये प्रश्न स्पेशल है आपके लिए, मैं आपको दे रहा हूँ।
हरवर्टे पंचानाम पदानाम नामानि लिखत। हरवर्ट विधि के 5 पदों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है अपना प्रस्तावना, दूसरा है विषय स्थानापन्न, तीसरा है तुलना, चौथा है नियम निर्धारणम जिसको हम सामान्यीकरण भी कहते हैं, और पांचवा है प्रयोग। इतना समझ में आने के बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब आपको याद रखना है चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रनाम नामानि कानि संति, यानी कि माहेश्वरी जो 14 सूत्र हैं हमारे, भगवान शंकर का डमरू जो बजा था उस समय पर, तो वहाँ उससे 14 स्वरों की उत्पत्ति हुई थी, 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको उनके नाम याद रखने हैं। पहला है हमारा ई उ एण, ठीक है ना। दूसरा है री रे के, तीसरा है ए ओणे, चौथा है ए ओ चे, पाँचवा है ये बैराट, और छठवां है लन, सातवां है नन्ननम, आठवां है झबण, नौवां है घड़दस, 10वां है जबगढ़दस, 11वां है ख फ छठ थ च ट त व। इस तरीके से प्रत्येक वर्ण को यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद 12वां है कपय, और अपना ये है, तो इनसे प्रत्याहारों का निर्माण भी हो रहा है साथियों। ये 14 ही प्रत्याहार है, इनसे ही निर्माण हुआ है महेश्वरी सूत्रों से। और 13वां है हमारा स स स र, और अंत में है हमारा हल 14वें नंबर पर, ठीक है। हालांकि रीट में इसको बहुत अच्छे से संस्कृत में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए प्लुत स्वर कितने हैं, प्लुत स्वर भी आपको याद रखने हैं। तो त्रिमात्राकालीन उच्चार्यमाण स्वरा प्लुप्त स्वर कथ्यते, एते नव संति। इनकी संख्या कितनी है प्लुत स्वरों की? 9 है। तो ये आपको 9 प्लुत स्वर दिए गए हैं जिनको आप याद रख लेना साथियों। हालांकि मेरे से संस्कृत इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। स्पर्श वर्ण जो है साथियों उनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और इनकी टोटल संख्या है, याद रखना आप लोग, 25 है। 5 वर्ग हैं जिनको 25 वर्णों में डिवाइड किया गया है। जैसे क वर्ग के अंदर हमारे ये आगे कै खे गे गे णे, च वर्ग में आगे हमारे च छे जे झे णे, टे वर्ग में हो गए टे ठे डे डे णे, ते वर्ग में हो गया ते थे दे धे ने, और पे वर्ग में हो गया पे फे बे भे बे, ठीक है। तो ये हमारे स्पर्श वर्ण है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपसे यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। अल्प प्राण वर्णनाम परिभाषा किम अस्ति, तो ये साम वर्णनम उच्चारण प्राणवायु अल्प मात्राया व्यय भवति, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमको कम वायु की आवश्यकता होती है, ते अल्प प्राणा कथयन्ते, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राणों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग, ठीक है ना। प्रथम वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा, यानी वर्ग जो है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण है। उसके साथ साथ हमारे अंतस्थ जो वर्ग व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण है जो है, वो भी हमारे अल्प प्राण के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें वहीं पर महाप्राण की, तो देखिए महाप्राण में हमारे इसके उच्चारण स्थान में भैया अधिक वायु की आवश्यकता होती है, और इसमें आएगा हमारा दूसरा और चौथा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का वो आएगा, और ऊष्म वर्ण भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हालांकि इसमें से और कुछ खास दिखाई नहीं देता है, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है बीच में से, ठीक है ना। तो नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके, देखिए अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। तो देखेंगे भाषा अनुवाद विधौ शिक्षकों किम क्रियते, भाषा अनुवाद विधि में शिक्षक क्या करता है। तो भाषा अनुवाद विधौ शिक्षक प्रत्येकम शब्द से मातृभाषा अनुवाद क्रियते, मातृभाषा में अनुवाद करता है। तदनंतरम उसके बाद संपूर्ण पद्यस्य अनुवाद प्रस्तुते, उसके बाद संपूर्ण पद्य का अनुवाद प्रस्तुत करता है। छात्र अपेक्षते, छात्र देखते हैं यत ते कि वे अनुवादस्य स्मरणम क्रियते, वो अनुवाद को स्मरण कर रहे हैं या नहीं। अनेन विधिना ते पद्यस्य भावबोधनम कुर्वन्ति, वे अनेक विधियों से पद्य के भाव को ग्रहण करते हैं। अनेन विधिनाम ते पद्यस्य मुख्य भावम सौंदर्य अनुभूति च ज्ञातुम समर्था भवन्ति। विद्यालयेषु
प्राय एष विधि प्रचलित, और ये विद्यालय में विधि सर्वाधिक प्रचलित भी मानी गई है। उसके बाद आपको दंडान्वय खंडान्वय विधि दोनों में अंतर भी याद रखना है। दंडान्वय खंडान्वय च विध्यौ अंतरम प्रतिपाद्यते, दोनों में क्या अंतर है? तो खंडान्वय जो विधि है, विभिन्न खंडानां कृत्वा तदानुसारेण भावे स्पष्ट क्रियते, परम दंडान्वये च पद्यस्य बोधने पद्ये प्रयुक्तानां पदानां निश्चितक्रमेण व्यवस्थापनं विधीयते। अनेन विधिवत वाक्य निर्माणं भवति, परम खंडान्वये प्रधानवाक्यं पद्यस्य मुख्यांशं प्रस्तुति दंडान्वये व्याकरणस्य प्रधानं भवति, परम खंडान्वये सर्वे प्रश्न विषय वस्तु आधारिता भवन्ति। तो आपका एक प्रश्न तो ये बन गया खंडान्वय और दंडान्वय विधि में मुख्य अंतर। उसके बाद अब हम आते हैं भाषा के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में हालांकि हमने बात कर ली है, आप लोग हिंदी में पढ़ के जा सकते हो इसको, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है ये। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नीचे स्क्रॉल करके, ठीक है। यह है कि ध्वनि किम कथ्यते, ध्वनि किसे कहते हैं बताइए, यानी कि प्रतिपादित कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर कस्यापि भाषा आद्यम एकम ध्वनि भवति, यदा वस्तुन परस्परम संघटनम भवति तदा ध्वनि निस्सरति। वायु यदा वृक्षे पर्वते भवने से सहन्तो भवति तदा साय साय इति ध्वनि जायते। यदा जल आधारम प्रस्तरेषु प्राताडिता भवति, यदा गंगा गंगा इति ध्वनि भवति। एवमेव मनुष्य शरीरेषु वर्तमान वायु यदा स्वरेत्रेण आहतो भूत्वा वही निस्सरति तदा भिन्न वर्णानां ध्वनि उपार्जते या उत्पत्तिर जायते। तो ये आपको ध्वनि किसे कहते हैं, इसकी ये परिभाषा है। उसके बाद अब हम अल्पप्राण महाप्राण के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारी ये संस्कृत शिक्षण की पारंपरिक विधि। तो ये हमने पढ़ी रही पारंपरिक विधि, पहले ही सबसे पहले हमारी ऊपर आई गई थी ये, इनको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुभाषिकता अवधारणा एवं महत्वम च लिखल, यानी बहुभाषिकता की अवधारणा और उसका महत्व क्या है। तो देखेंगे आप लोग, बहुभाषिकता भारतस्य एका विशिष्टा स्थिति वर्तते। ये बहुभाषिकता भारत की एक विशेषता है। बहुभाषिताया अभिप्रायो भवति एकाधिक भाषायां प्रयोगा पठनं पाठनं ज्ञापनं च। अस्माकं देशे भाषा विविधता दृश्यते, नगरेषु तु गृहे अपरा भाषा प्रयोज्यते। विद्यालये अन्य समीपस्थ गृहे अपरा च, अर्थात् प्राय बालः त्रयाणां च चतुर्णां वा भाषाणां प्रयोगं करोति। बहुभाषिकताया संज्ञानात्मक लाभः तु भवत्येव अनेकासां भाषाणां संज्ञापदानां ज्ञानं सहजतया भवति। कस्मिन् अपि बालके भाषाग्रहणस्य शक्तिः जन्मतः एव भवति। सः स्वभावेन अवगच्छति। यः बालकः एकाधिक भाषा जानाति प्रयोगं च करोति, सः बालः बहुभाषी बालः भवति। तो ये आपको बहुभाषिकता की अवधारणा और उसका महत्व हुआ। उसके बाद है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का वर्णन करना है। निदानात्मक शिक्षण कैसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको याद रखना है। देखेंगे आप लोग, निदानात्मक परीक्षणे विद्यार्थिनां दुर्बलतया ज्ञातं कृत्वा तेषां कारणम् अन्वेष्यति। यानी कि निदानात्मक के अंदर विद्यार्थी के उस दुर्बल ज्ञान का पता लगाया जाता है कि जिसका कारण क्या है। तदकृते छात्राणाम उत्तर पुस्तिका परीक्षते, उसके बाद छात्र की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया जाता है। भाषा कौशलम आधृत प्रश्नपत्रस्य निर्माण कृत्वा विद्यार्थीषु वितरणं भवति। तन्माध्यमेन छात्राणां न्यूनतया कारणं ज्ञातुं शक्यते। उसके बाद है उपचारात्मक, न्यूनतया कारणं ज्ञातुं तेषां निवारणं यत् शिक्षणं क्रियते तत् उपचारात्मक शिक्षणं कथ्यते। उच्चारणस्य संशोधनं कृते समूह परिवर्तनं व्याकरण शिक्षणं विशेषकक्षाणां आयोजनम् उपचारात्मक शिक्षणं भवितुम् अर्हति। अधिगमे आगतानां समस्यानां दूरकरणाय तस्य श्रेष्ठ उपचारस्य जायते।
अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे। अब लकार वगैरह आते हैं हमारे, ऐसे इसमें से आएगा नहीं लकार वगैरह का क्वेश्चन। बाकी बाद हमारा हर्बट की जो विधि है, इसमें से पंच पद ही पूछे जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसका, सिर्फ आपसे नाम ही पूछेगा। और हालांकि मैंने निबंधात्मक प्रश्नों की बात की है, इसमें यूनिट में से मैंने 1 या 2 क्वेश्चन निबंधात्मक जो लिए हैं वो आप लोग हमारे मॉडल पेपर में पढ़ेंगे साथियों। 20 मॉडल पेपर जो आपको दिए गए हैं, मैं मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा इस टाइम पे, इसलिए आप लोग जा करके एप्लीकेशन पे ज्वाइन कीजिएगा और हमारी क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।